Chapters 325 Immortals Blessed Land, 326 Nine Eyes Liquor Worm, 327 Beautiful and Talented, Shinki's Brilliance, 328 Eating Will Be Eating. Chapter Start, Chapter 325, Immortals Blessed Land. पिछले 10 दिनों में हमने रोज का एवरेज 20,000 कमाया है। कुल मिलाकर शुरुआत के 1 लाख अब 3 गुना हो चुके हैं। हमारे पास अब 3 लाख हैं। अपने हाथ में हिसाब की किताब पकड़े हुए शांग शिनसियाई हैरान भी थी और खुश भी। यंग मास्टर कंपटीशन शुरू हुए 10 दिन हो चुके थे और शांग शिनसियाई ने अपने हाथों में इनिशियल कैपिटल को 3 गुना कर लिया था। वो फौरन अपने कंपेटिटर्स से आगे निकल गई थी। 3 लाख, और ये सिर्फ यंग मास्टर के कैपिटल से कमाई गई रकम थी। फैंग युआन और बाई निंग बिंग ने भी इसमें काफी इन्वेस्ट किया था और अब उन्होंने एक अच्छी खासी दौलत कमा ली थी। फैंग युआन का प्राइमेवल एल्डर गु ऐप काफी नहीं था, इसलिए उसने 2 और खरीदे और उसकी टोटल संपत्ति 2,400,000 तक पहुंच गई थी। बाई निंग बिंग ने भी खूब कमाया। शांग शिनसियाई के नौकर सियो डाई और सियो लैन फैंग युआन को एक अजीब सी नजर से देख रहे थे। वो जानते थे कि यह कमाल का रिजल्ट पूरी तरह से फैंग युआन की वजह से था। एक अच्छी शुरुआत आधी सफलता के बराबर होती है। दोनों नौकर पहले शांग शिनसियाई के यंग मास्टर पोजीशन के लिए कंपीट करने पर शक कर रहे थे, लेकिन अब उनका कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया था। लेकिन फैंग युआन को टीन किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में इतनी ऐसी बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन कैसे पता चली? बाई निंग बिंग एक तरफ बैठी सोच रही थी। फैंग युआन इस मौके का फायदा उठाकर इस बार इतना कमा पाया, ये सब उसके पास मौजूद इंफॉर्मेशन की वजह से था। क्या इसका मतलब यह है कि फैंग युआन के पास टीन किंग्स इनहेरिटेंस से जुदा कोई राज था, या फिर उसके पास इंफॉर्मेशन का कोई अनोखा सोर्स था? चाहे जो भी हो, सच्चाई ये दिखा रही थी कि फैंग युआन बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। हालांकि बाई निंग बिंग ने भी बहुत कमाया था, लेकिन उसके दिल में एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। उसने फैंग युआन के साथ काफी वक्त गुजारा था। उसने पाया कि अक्सर फैंग युआन उसके लिए ऐसे वक्त में सरप्राइज ले आता था जब वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही होती थी। हालांकि वो बाहर से बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं दिखता था, लेकिन असल में वो एक घने कोहरे की चादर में लिप्त हुआ था। क्योंकि उसने उसके साथ इतना वक्त गुजारा था, इसलिए वो ये महसूस कर सकती थी और अनुभव कर सकती थी कि फैंग युआन कितना अनोखा और समझ से परे था। भाई ही तू, इस बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस 3 लाख से अब मैं अपने प्लान्स को बेहतर तरीके से अंजाम दे सकती हूं, शांग शिनसियाई ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। कोई बात नहीं शिनसियाई, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था, लेकिन उस अंजाम देना बहुत मुश्किल है। उसने आगे कहा, बैटल स्टेज में इंफॉर्मेशन बेचने का बिजनेस हमारे बल्क में गू खरीदने जैसा नहीं है। इस बार मैंने तब वार किया जब तुम्हारे कंपेटिटर्स बिल्कुल बेखबर थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये इसलिए हुआ क्योंकि शांग याजी, जो दुकानों को कंट्रोल करता था, जा चुका था और शांग क्लैन की दुकानों को मैनेज करने वाला कोई नहीं था। एक मजबूत लीडर के बिना भले ही दूसरे लोग इंटरफेयर करना चाहते, वो कर नहीं सकते थे और सिर्फ हमें ये प्रॉफिट कमाते हुए देख सकते थे। लेकिन एक इंफॉर्मेशन बिजनेस अलग है। इसे शुरू करने के लिए ना सिर्फ तुम्हें रिसोर्सेज की जरूरत है, बल्कि तुम्हें मैनपावर और एक बड़े नेटवर्क की भी जरूरत होगी जो तुम्हारी मदद करे। वरन तुम्हारे कंपेटिटर्स तुम्हारे बिजनेस को दबा देंगे और बर्बाद करने की कोशिश करेंगे। हमारी फाउंडेशन कमजोर है, हम कोई भी फेल्ड अटेम्प्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। एक बार हम किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो यूज सफल होना ही होगा, इसलिए हमें तैयारी करनी होगी। शांग शिनसियाई का चेहरा गंभीर हो गया। उसने सिर हिलाया। भाई ही तू, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे शांग क्लैन सिटी आए हुए कुछ ही साल हुए हैं। मेरी मदद के लिए सिर्फ सियो डाई और सियो लैन हैं। जहां तक नेटवर्क की बात है, मेरे पास शायद ही कोई कॉन्टैक्ट्स हैं। सियो डाई एक नौकर थी जिसे वो जैंग क्लैन से लाई थी। वो वफादार थी और अब जब शांग शिनसियाई ने यूज एक गू मास्टर के रूप में तैयार किया था, उसके पास भी ग्रेड की अच्छी एप्टीट्यूड थी। जहां तक सियो लैन की बात है, वो एक रैंक 3 हीलिंग गू मास्टर है जिसे शांग यानफी ने शांग शिनसियाई की मदद के लिए भेजा था। वो भरोसेमंद और विश्वसनीय थी। फैंग युआन हंसा। शिनसियाई, अपने आप को इतना कम मत समझो। शांग चीवे जो बैटल स्टेज को कंट्रोल करती है, उसके साथ तुम्हारे अच्छे रिलेशंस हैं। हम एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लड़कियां हैं। साथ ही एक इंटेल बिजनेस उसके रेवेन्यू में मदद करेगा। मुझे विश्वास है कि वो ऑब्जेक्ट नहीं करेगी, शांग शिनसियाई ने एनालाइज करते हुए कहा। शिनसियाई, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें यंग मास्टर की पोजीशन दिलवाने में मदद करूंगा। मेरे पास अपने प्लान्स हैं और जीतने का पूरा कॉन्फिडेंस है।
फिक्र मत करो, बस वही करो जो मैं कहता हूँ, जीतने का हाई चांस है। फैंग युआन ने यूज तसौली दी। मैं भाई ही तू के इंस्ट्रक्शंस पर चलूंगी। शैंग शिन सियाई हंसी, बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। फैंग युआन कुर्सी पर बैठा था, उसके स्ट्रेटेजाइजिंग पोस्चर ने शांग शिन सियाई को एक मजबूत सुरक्षा का एहसास दिलाया। शिन सियाई, सबसे पहले तुम्हें लोगों को रिक्रूट करना होगा। अगर तुम ये बिजनेस करना चाहती हो तो तुम्हें बड़ी संख्या में वफादार सबॉर्डिनेट्स की जरूरत होगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक मैनेजर चाहिए। उसके पास रैंक 3 कल्टिवेशन होनी चाहिए और वो खुद को संभालने में सक्षम होना चाहिए, अनुभवी और ट्रेडिंग में कुशल होना चाहिए। मैंने एक ऐसे इंसान को ढूंढ लिया है, उसका नाम जो क्वान है, वो शांग याजी के अंडर एक दुकानदार था। फैंग युआन ने आगे प्लान बताया। शैंग शिन सियाई थोड़ी निराश हो गई। जो क्वान? मैं न्यूज़ जानती हूँ, लेकिन वो एक रैंक 3 गू मास्टर है, वो बहुत घमंडी और अगडू है। वो कभी झू क्लैन का क्लैन लीडर था, रैंक 4 कल्टिवेशन के साथ। लेकिन जब वहां आंतरिक कलह हुई और क्लैन को डिमोनिक गू मास्टर्स ने मार डाला, तो वो भारी जख्मों के साथ बच निकला, इसलिए अब उसके पास सिर्फ रैंक 3 अपर स्टेज कल्टिवेशन बची है। वो दुकानों का ख्याल रखता है और हमेशा सभी दूसरे दुकानदारों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। लेकिन शांग याजी भी उसकी वफादारी हासिल नहीं कर सका। ऐसे इंसान को मुझे डर है कि। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया। ट्री किए बिना कैसे पता चलेगा? शिन सियाई, तुम्हें कॉन्फिडेंट बनना होगा, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे पास एक अनोखा करिश्मा है। भविष्य में कई लोग खुशी से तुम्हारी सेवा करेंगे और तुम्हारे लिए लड़ेंगे। जो क्वान एक मुश्किल टारगेट है, हो सकता है तुम सफल ना हो, लेकिन जब तक तुम अपनी सच्चाई दिखाओगी, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। हाँ भाई ही तू, मैं कड़ी मेहनत करूंगी। शैंग शिन सियाई ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। फैंग युआन ने सिर हिलाया। अच्छा, तो फिर आगे बढ़ो। शैंग शिन सियाई के जाने के कुछ ही देर बाद वे यांग नानक्यू गार्डन पहुंचा। फैंग युआन ने झील के पवेलियन में उसकी मेहमान नवाजी की। मैं समझ गया हूं कि भाई वे यहां क्यों आए हैं, बैठिए। ऐसा कहकर फैंग युआन ने वे यांग को एक कप चाय दी। वे यांग हंसा। भाई फैंग झेंग समझदार हैं, तो फिर मुझे इसके बारे में बताइए। फैंग युआन ने 3 किंग्स इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके एक बड़ी रकम कमाई थी, ये सब इसलिए क्योंकि उसके पास इसके बारे में पहले से गुप्त जानकारी थी। शांग यानफी कोई बेवकूफ नहीं था, वो तुरंत समझ गया कि फैंग युआन के पास कीमती जानकारी थी। 3 किंग्स इनहेरिटेंस पिछले 50 से 7 सालों की सबसे बड़ी घटना थी। अभी इसने पूरे सदर्न बॉर्डर को प्रभावित किया था और कई फोर्सेस का ध्यान खींच लिया था। लेकिन क्योंकि सदर्न बॉर्डर के पहाड़ी इलाके में हर तरफ खतरा छिपा रहता था, इनहेरिटेंस ग्राउंड तक पहुंचना आसान नहीं था। फिर भी कई क्लैंस, जब तक वो कर सकते थे, अपने अपने गू मास्टर्स के ग्रुप्स भेजे रहे थे। 3 रैंक 5 गू मास्टर्स की इनहेरिटेंस, यहां तक कि सुपर क्लास शैंक क्लैन भी इससे प्रभावित होगा। मेरी इन्फॉर्मेशन बाईगू माउंटेन से आई है। ग्रे बोन स्कॉलर ने एक बार 3 किंग्स इनहेरिटेंस ग्राउंड्स को एक्सप्लोर किया था और कुछ जानकारी इकट्ठा की थी। सच तो यह है कि उन्होंने ऐप जो 3 किंग्स इनहेरिटेंस ग्राउंड खोजा है, वो एक पुराने गू मास्टर का ब्लेस्ड लैंड है। फैंग युआन ने आधा सच जवाब दिया। उसकी इन्फॉर्मेशन जाहिर है बाईगू माउंटेन से नहीं थी, लेकिन ब्लेस्ड लैंड के बारे में जानकारी, वो सच थी। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इसकी पुष्टि की थी। ब्लेस्ड लैंड? ये शब्द सुनकर वे यांग की आंख में एक तेज रोशनी चमकी। ब्लेस्ड लैंड, ब्लेस्ड लैंड, ये आशीर्वाद की जमीन है, गू मास्टर्स के अमर होने के बाद उनके रहने की जगह। ब्लेस्ड लैंड में नज़ारा एक तस्वीर जैसा होता है, जिसका एक अनोखा माहौल होता है और बड़ी मात्रा में खजाना और कीमती सामग्री होती है। अंदर का प्राइमीवल एसेंस अक्सर बाहर की दुनिया से कई गुना ज्यादा घना और तेज होता है। एक ब्लेस्ड लैंड एक स्वतंत्र छोटा सा संसार था, एक यूटोपिया, दुनिया से अलग। गू इमोर्टलस जमीन पर राज करता है, और जो कोई भी उसमें रहता है, वो शांति और खुशी का अनुभव कर सकता है। भाई फैंग झेंग, आप सीरियस हैं? वे यांग का लहजा और भी चिंतित हो गया। यूज सीरियस होना ही था। रैंक 5 मरणशील था, रैंक 6 अमर। रैंक 5 और 6 के बीच एक गुणात्मक अंतर था जो उन्हें आसमान जमीन का फर्क बना देता था। 3 रैंक 5 गू मास्टर्स की इनहेरिटेंस सिर्फ शांग क्लैन की रुचि जागा सकती थी। लेकिन अगर इसमें एक रैंक 6 गू इमॉर्टल की इनहेरिटेंस शामिल हो, तो सदर्न बॉर्डर के सभी सुपर क्लान्स इसके लिए पागल हो जाएंगे। एक रैंक 6 गू इमॉर्टल की इनहेरिटेंस बस बहुत ज्यादा कीमती थी। ये इतनी जरूरी थी कि यहां तक कि वो एकांत में रहने वाले रैंक 6 गू इमॉर्टल्स भी एक के बाद एक सामने आ जाते। फैंग युआन हंसा।
मुझे ऐसी डिटेल्स के बारे में पक्का नहीं पता, लेकिन ग्रे बोन स्कॉलर के नोट्स में वही लिखा था। वो इस जानकारी को पहले ही उजागर करने से नहीं डर रहा था, क्योंकि ऐसा करने से कोई बुरा परिणाम नहीं होने वाला था। उसकी यादों के अनुसार बस कुछ ही दिनों में लोग इसके बारे में समझ विकसित करना शुरू कर देंगे। वैसे भी थोड़े समय के बाद शान क्लैन को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। वो पहले हाई वेई यांग को बताकर उनका भरोसा जीत सकता था। भाई वेई, शांत हो जाओ। हालांकि ये एक रैंक 6 गू इमॉर्टल द्वारा छोड़ा गया एक ब्लेस्ड लैंड है, लेकिन ये बहुत पहले से ही खराब हो रहा था। अभी ये बर्बादी के कागार पर है। उस जमाने में इस ब्लेस्ड लैंड पर 3 किंग्स ने कब्जा कर लिया था और उन्होंने अंदर के सारे रिसोर्सेस और खजाने निकाल लिए थे। अभी 3 किंग्स ने इस ब्लेस्ड लैंड का इस्तेमाल अपनी इनहेरिटेंसेस बनाने के लिए किया है, जिससे ब्लेस्ड लैंड पर और भी ज्यादा दबाव पड़ रहा है। आखिरकार ये बर्बादी का सामना करेगा और हवा में गायब हो जाएगा। फैंग युआन ने धीरे से कहा। ओ, ऐसी बात है क्या? वे यांग ने पलक झपकाई, जबकि वो तेजी से इस जानकारी को प्रोसेस कर रहा था। ये सब ग्रे बोन स्कॉलर के नोट्स में रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए मैंने पहले ही इन सभी डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया है। मैं आपको वो दिखा नहीं सकता। फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। भाई, ये बहुत बड़ा मामला है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन मुझे लॉर्ड क्लैन लीडर को रिपोर्ट करना होगा और उन्हें फैसला लेने देना होगा। वे यांग गंभीर था। फैंग युआन ने अपनी समझदारी दिखाई। अगर शान क्लैन एक एक्सप्लोरेशन टीम भेजना चाहता है तो मेरे पास कुछ जानकारी है जो मददगार हो सकती है। फैंग युआन को इनहेरिटेंस के अंदर की चीजों के बारे में कुछ समझ थी। हाँ, इस मामले में मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दे सकता। एक कीमत बताओ। वे यांग फंग यू मैनर का इंचार्ज था और शहर में इंटेल को कंट्रोल करता था। फैंग युआन ने इसके बारे में सोचा और 4 लाख कहा। वे यांग ने तेवर चढ़ाए। एक रैंक 6 गू इमॉर्टल की इनहेरिटेंस की जानकारी के लिए 4 लाख बहुत कम है। लेकिन जानकारी की विश्वसनीयता अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें पहले 4 लाख देता हूं। थोड़े समय बाद जब इसका मूल्यांकन हो जाएगा, चिंता मत करो छोटे भाई, तुम्हारे भाई वेई के होते हुए तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। मुझे भाई वेई की बातों पर पूरा यकीन है। फैंग युआन हौसा। ये जानकारी मिलने के बाद शांग यानफी ने इस पर बहुत ध्यान दिया और संचा माउंटेन पर 3 टीम्स भेजी। हर टीम में कम से कम 3 एल्डर्स दी। ये एक मजबूत इन्वेस्टमेंट था। कुछ दिनों बाद फैंग युआन को वेई यांग से जानकारी के बारे में मुआवजा मिला। उसने जो जानकारी दी थी, उसने शांग क्लैन की टीम्स को बहुत मदद की थी और कई मौतों से बचाया था। फंड्स मिलने के बाद फैंग युआन ली रन के पास गया। ली रन वू क्लैन द्वारा भेजा गया एक जासूस था। अभी वो 3rd इनर सिटी के बैटल स्टेज में था। उसकी पहचान अभी भी एक राज थी और फैंग युआन के अलावा कोई नहीं जानता था। मेरे पास 3 किंग्स इनहेरिटेंस के बारे में कुछ जानकारी है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा वो क्लैन इसमें इंटरेस्टेड होगा। फैंग युआन ने ली रन से गुप्त रूप से मिलकर तुरंत कहा। चैप्टर 326 9 आइज लिकर वर्म। दिन गुजरते गए और 3 किंग्स इनहेरिटेंस की खबर के साथ सैनचा माउंटेन पर एक बेचैनी का दौर शुरू हो गया। कई शक्तिशाली डिमोनिक गू मास्टर्स, राइचस गू मास्टर्स और हर तरह के पेशे और मकसद के लोग संचा माउंटेन की तरफ दौड़ पड़े। शुरुआत में शांग क्लैन ने सिचुएशन को कंट्रोल किया, लगातार रेनफोर्समेंट्स भेजते रहे और जबरदस्ती इनहेरिटेंस के एंट्रेंस पर कब्जा कर लिया, इस इनहेरिटेंस को हासिल करने के अपने इरादे को साफ जाहिर करते हुए। हालांकि वू क्लैन ने हरकत की और शांग क्लैन की नाकाबंदी को तोड़ दिया। उसके बाद खबरें फैलती रही। ये सच कि 3 किंग्स इनहेरिटेंस की जगह एक रैंक 6 गू इमॉर्टल का ब्लेस्ड लैंड था। इसने एक बड़ा हंगामा मचा दिया और अनेकों लोग संचा माउंटेन की तरफ हो पड़े। कई दूसरे टॉप रैंक्ड क्लैन्स भी इस खबर से चौकन्ने हो गए और एक के बाद एक शक्तिशाली गू मास्टर्स के ग्रुप भेजे दिए। इसके साथ शांग क्लैन और वू क्लैन भी लोगों की इस भारी भीड़ को रोक नहीं पाए। सैनचा माउंटेन में अफरा तफरी मच गई। हर रोज लोग मर रहे थे। इनहेरिटेंस में घुसने का मौका छीनने के लिए राइचस और डिमोनिक, डिमोनिक और डिमोनिक, राइचस और राइचस के बीच जोरदार लड़ाइयां हो रही थी। सैनचा माउंटेन में हर बदलाव कई लोगों के दिलों को प्रभावित कर रहा था। फैंग युआन भी इस पर गहरी नजर रखे हुए था। इनहेरिटेंस खुलने के बाद लगभग 1 महीना बीत चुका था। कुछ लोगों ने इनहेरिटेंस में कुछ फायदे हासिल कर लिए थे, जिससे कई दूसरों में इनहेरिटेंस एक्सप्लोर करने का जोश बढ़ गया था। हालांकि फैंग युआन को इन फायदों की परवाह नहीं थी। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के साथ वो जानता था कि 3 किंग्स इनहेरिटेंस का असली सार इनहेरिटेंस ग्राउंड की गहराइयों में था।
वहां पहुंचने के लिए कम से कम 100 बढ़ाएं थी और ये एक समय और एनर्जी खर्च करने वाला प्रोसेस था। कभी कभी लोग कोहरे में खो जाते और फंस जाते और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। कभी कभी कुत्तों के हमले होते और कई गू मास्टर्स इन कुत्तों के तेज दांतों के नीचे मर जाते। 3 किंग्स डिमोनिक गू मास्टर्स थे। ये एक डिमोनिक इनहेरिटेंस थी। डिमोनिक इनहेरिटेंसेस में हर तरफ खतरे छुपे होते थे। कई मामलों में उन्हें एक्सप्लोर करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ती थी। संचा माउंटेन जाना अभी जल्दीबाजी होगी, समय अभी ठीक नहीं है। बेहतर है कि दूसरों की मेहनत का फायदा उठाया जाए और अपनी ताकत बचाई जाए। जब वो बढ़ाएं हटा देंगे और रास्ते साफ कर देंगे, तब मैं इनाम हासिल करने का वक्त होगा। अभी के लिए मुझे गू रिफाइन करना चाहिए। फैंग युआन ने पहले ही एक प्लान बना लिया था। इस बार वो जो गू रिफाइन करने जा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लिकरवर्म था। रैंक 1 लिकरवर्म ग्रीन कॉपर प्राइमेवल एसेंस को एक स्मॉल रेल्म तक साफ कर सकता था। रैंक 2 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म रेड स्टील प्राइमेवल एसेंस को एक स्मॉल रेल्म तक साफ कर सकता था। रैंक 3 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म व्हाइट सिल्वर प्राइमेवल एसेंस को एक स्मॉल रेल्म तक साफ कर सकता था। रैंक 4 9 आइज लिकरवर्म येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस को एक स्मॉल रेल्म तक साफ कर सकता था। रैंक 5 लिकरवर्म हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता था। जिस रेसिपी ग्रैंड मास्टर ने लिकरवर्म की रेसिपी पर रिसर्च किया था उसके पास कमाल का टैलेंट था, लेकिन जब वो जवान था तो दुश्मनों ने यूज मार दिया और उसकी अकाल मृत्यु हो गई। जीनियसेस सिर्फ एक संभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे कई मामले थे जहां जीनियसेस को मैच्योर होने से पहले ही मार दिया गया था। हालांकि अब के फैंग युआन और बाइनिंग बिंग को पहले से हाई मैच्योर कहा जा सकता था, उन्हें मारना आसान नहीं होगा। जब फैंग युआन ने लिकरवर्म को 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म में फ्यूज किया था, उसने यूज इस्तेमाल नहीं किया था और सिर्फ उस पाल रहा था। इसलिए क्योंकि उसके पास बोन फ्लैश यूनिटी गू और बाइनिंग बिंग की मदद थी, इसलिए 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म ने अपनी कीमत खो दी थी। हालांकि अब बात अलग थी। बाइनिंग बिंग अब रैंक 4 पर थी जबकि फैंग युआन रैंक 3 पीक स्टेज पर था। वो भी जल्द हाई रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाएगा। इस वक्त उनकी कल्टिवेशन सेम होगी। बोन फ्लैश यूनिटी गू से फैंग युआन को मिलने वाली मदद बहुत कम हो जाएगी। इस वक्त एक रैंक 4 9 आइज लिकरवर्म उसकी कल्टिवेशन स्पीड को तेज कर देगा। 9 आइज लिकरवर्म को रिफाइन करो। जब शांग शिनसियाई ने जो क्वान को रिक्रूट करना शुरू किया, फैंग युआन ने गू रिफाइन करने के लिए क्लोज डोर कल्टिवेशन में जाने का फैसला किया। बाइनिंग बिंग ने भी क्लोज डोर कल्टिवेशन में जाने का फैसला किया, चुपके से गू रिफाइन करते हुए। 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म को रिफाइन करने के लिए डू रैंक 1 लिकरवर्म्स और खट्टी, मीठी, कड़वी और मसालेदार शराब की जरूरत थी। 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म को रिफाइन करने के लिए डू 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म और 7 तरह के मसालों की जरूरत थी। 9 आइज लिकरवर्म को रिफाइन करने के लिए डू 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म और 9 अलग अलग 100 बीस्ट किंग्स की चाहिए थी। अभी फैंग युआन शैंग क्लैन सिटी में था और उसके पास एक बड़ा एडवांटेज था। अगर वो कहीं और होता तो यूज लिकरवर्म रिफाइन करने के लिए मटेरियल्स ढूंढने में बहुत एनर्जी खर्च करनी पड़ती। हालांकि शांग क्लैन सिटी में वो उन्हें आसानी से खरीद सकता था जब तक उसके पास पैसे थे। फैंग युआन के पास पहले से हाई एक 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म था। उसने डू लिकरवर्म्स खरीदे और उन्हें दूसरे 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म में फ्यूज कर दिया। फिर उसने इन डू 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म को 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म में फ्यूज कर दिया। इस स्टेज तक का प्रोसेस उसने स्मूथली खत्म कर लिया। हालांकि दूसरे 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म को रिफाइन करते वक्त उस मुश्किल पेश आए। जब वो तीसरे 4 फ्लेवर्स लिकरवर्म और दूसरे 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म को फ्यूज कर रहा था, फ्यूजन फेल हो गया। इस पर खर्च किए गए प्राइमेवल स्टोन्स सब बेकार हो गए। यूज सप्लीमेंट्री मटेरियल्स खरीद कर फिर से शुरू करना पड़ा। खुशकिस्मती से डू 7 फ्रेग्रेंसेस लिकरवर्म को फ्यूज करना पूरी तरह से आसान रहा। 3 दिन बाद फैंग युआन को एक 9 आइज लिकरवर्म मिल गया। 9 आइज लिकरवर्म एक रेशम के कीड़े जैसा था और मोती की तरह बिल्कुल सफेद था। उसके सिर पर कोई ईख नहीं थी, बल्कि उसके पास 9 रंग जो ईख जैसे लगते थे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और इसी तरह के, जैसे कि वो उसके शरीर पर जड़े हुए कीमती पत्थर हों। 9 आइज लिकरवर्म येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस को एक स्मॉल रेल्म तक साफ कर सकता था। फैंग युआन ने इसे रिफाइन करने में बहुत खर्च किया था। उसके खर्चे लगभग 2 लाख प्राइमेवल स्टोन्स तक पहुंच गए थे। कोई भी गू मास्टर गू रिफाइनिंग में फेलियर से बच नहीं सकता था। फैंग युआन शायद कई बार फेल हुआ हो, लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी थी।
उसकी फेलियर्स सब 4 फ्लेवर्स लिकर वर्म और 7 फ्रेग्रेंसेस लिकर वर्म को रिफाइन करने के शुरुआती स्टेज में कंसंट्रेट थी। अंतिम मोड़ पर उसने एक ही कोशिश में सफलता हासिल कर ली थी। गू मास्टर को गू रिफाइन करने में सबसे ज्यादा डर बाद के स्टेज में फेल होने का होता था। इस तरह का नुकसान भयानक होता था। मेरे पास अब 9 आइज लिकर वर्म है। फैंग युआन ने गू को कुछ देर तक देखा और फिर संतुष्टि से उस अपने अपचर में रख लिया। वो अभी भी रैंक 3 पीक स्टेज पर था और 9 आइज लिकर वर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वो सिर्फ रैंक 4 पहुंचने तक इंतजार कर सकता था, तभी यूज इस्तेमाल करेगा। बाइनिंग बिंग यूज इस्तेमाल कर सकती थी। हालांकि येलो गोल्ड मिडिल स्टेज प्राइमेवल एसेंस का अपचर की दीवारों पर एक मजबूत सफाई का प्रभाव था। बाइनिंग बिंग के पास नॉर्दर्न डार्क आइस सोल फिजिक था और उसने जो कहा था उसकी एप्टीट्यूड अब 96% तक बढ़ चुकी थी। 9 आइज लिकर वर्म यूज फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचता। जब मैं रैंक 4 इनिशियल स्टेज पर पहुंच जाऊंगा और इस 9 आइज लिकर वर्म का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास येलो गोल्ड मिडिल स्टेज प्राइमेवल एसेंस होगा। इस वक्त मेरे प्राइमेवल एसेंस की क्वालिटी पहली बार बाइनिंग बिंग से आगे निकल जाएगी। फैंग युआन महसूस कर सकता था कि वो रैंक 4 रेल्म से दूर नहीं था। हालांकि उन्होंने एक वाव ली थी, उसने कभी बाइनिंग बिंग नाम के खतरे को नहीं भूला था। समय दिन ब दिन गुजरता गया। कॉन्गरी टियन के बाद संचा माउंटेन इनहेरिटेंस ग्राउंड्स पर एक महान डेमोनिक पाथ का अस्तित्व प्रकट हुआ। वो लॉन्ग किंग टियन था जिसने कभी आसमान को नीला रंग दिया था, एक मशहूर पॉइजन पाथ गू मास्टर। जब वो इनहेरिटेंस ग्राउंड्स में प्रकट हुआ उसने जहर से 3 शैंक क्लैन एल्डर्स को मार दिया और डेमोनिक पथ के हौसले को एक बड़ा बढ़ावा दिया। खुशकिस्मती से 2 दिन बाद वू क्लैन ने लॉन्ग किंग टियन को रोकने के लिए रैंक 4 एल्डर वू टोंगशन को भेजा। इससे संचा माउंटेन की स्थिति वापस संतुलन में आ गई। शैंक शिन सियाई की तरफ यूस जैसा कि उम्मीद थी, जो क्वान को रिक्रूट करते वक्त सेटबैक्स का सामना करना पड़ा और उसकी प्रगति धीमी थी। जो क्वान घमंडी और अकड़ू था, उसका रवैया जरा भी नरम नहीं हुआ और उसका लहजा भी ऐसा लग रहा था जैसे उसका डिस्कस करने का कोई इरादा नहीं था। फैंग युआन ने 9 आइज लिकर वर्म को सफलतापूर्वक रिफाइन करने के बाद वो अपनी पूरी एनर्जी कल्टीवेशन में लगा रहा था। क्योंकि बाइनिंग बिंग यूज लगातार येलो गोल्ड प्राइमेवल एसेंस सप्लाई कर रही थी, उसकी कल्टीवेशन स्पीड बढ़ गई और वो तेजी से रैंक 4 रेल्म के करीब पहुंच रहा था। हालांकि इन दिनों स्प्रिंग ऑटम सकाडा की रिकवरी स्पीड भी तेज हो रही थी और फैंग युआन के रैंक 3 एपर्चर पर इसका दबाव और भी साफ हो गया था। इस दिन शांग क्लैन सिटी ने ऑस्पिशियस फेस्टिवल का स्वागत किया। ये शांग क्लैन का परंपरागत त्योहार था। ये एक महत्वपूर्ण उत्सव था जो इस पूर्वज की याद में मनाया जाता था जिसने हजारों साल पहले शांग क्लैन की स्थापना की थी, पहली बार एक स्टॉल लगाकर। शांग क्लैन का पहला पूर्वज एक कथा पुरुष था। वो मूल रूप से एक गरीबी में रहने वाला मरणशील था और व्यापार करके अपना गुजारा करता था। एक खास सौदे पर यूज अनायास हाई एक गू मास्टर का इनहेरिटेंस टोकन मिल गया। उसने इस टोकन पर भरोसा करके गू मास्टर की विरासत हासिल की और एक पूरी नई दुनिया में कदम रखा। वो स्थिरता से आगे बढ़ा और कदम दर कदम उसकी दौलत और शक्ति लगातार बढ़ती गई जब तक कि उसने आखिरकार शांग क्लैन सिटी की स्थापना नहीं कर दी। इसलिए त्योहार के दिन शांग क्लैन इनर सिटी को लैंटर्न और रंगीन झंडियों से सजाया गया था। सभी बड़ी दुकानें, कोठे, रेस्टोरेंट्स और इसी तरह के सभी ने यूएस दिन अपना बिजनेस बैंड रखा। लोग खुश मिजाज दी और उत्साह से सड़कों पर घूम रहे थे, स्टॉल्स लगा रहे थे। मर्द, औरतें, बूढ़े और जवान सब इस त्योहार के जीवंत माहौल में डूबे हुए थे। इस दिन खरीद फरोख्त को एक दिलचस्प खेल के रूप में देखा जाता था। हालांकि त्योहार के खुशनुमा माहौल का शांग शिनसियाई पर कोई असर नहीं दिख रहा था। वो जवान लड़की एक मेज के सामने बैठी थी, उसकी खूबसूरत भुएं हल्की सी सिकुड़ी हुई थी जब वो मेज पर रखे कई इनविटेशन कार्ड्स को उदासी से देख रही थी। ये सारे इनविटेशन कार्ड्स नो यंग मास्टर्स से आए थे। ऑस्पिशियस फेस्टिवल के दौरान यंग मास्टर्स बड़े भोज आयोजित करते थे, हर तरफ के लोगों को आमंत्रित करते थे और उन्हें इनाम देते थे। बड़े भाई ही तू, मुझे क्या करना चाहिए? शांग शिनसियाई दुविधा में थी और अनजाने में हाईफैंग युआन से मार्गदर्शन के लिए देखने लगी। शिनसियाई, हमारी सेल्स ने तुम्हारे 1 लाख कैपिटल को 3 गुना कर दिया है और अब तुम यंग मास्टर कंपटीशन जीतने के लिए सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक हो। वो स्वाभाविक रूप से तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए आमंत्रित करेंगे। फैंग युआन मुस्कुराया और आगे कहा, हालांकि हम इन 9 इन्विटेशंस में से सिर्फ एक चुन सकते हैं। ऊपर से ये एक खुशनुमा और सामंजस्यपूर्ण भोज लगता है, लेकिन असल में ये एक पॉलिटिकल चाल है ये तय करने के लिए कि तुम किसके साइड हो।
फैंग युआन ने इन आमंत्रणों के पीछे के गहरे राजनीतिक अर्थ को समझाया। शैंग क्लैन के पास सिर्फ 10 यंग मास्टर्स इन 10 यंग मास्टर्स के बीच गठबंधन थे और आंतरिक संघर्ष भी थे। शैंग शिनसियाई यंग मास्टर पोजीशन के लिए कम्पीट कर रही थी और सबसे लोकप्रिय उम्मीदवारों में से एक भी थी। स्वाभाविक रूप से नो यंग मास्टर्स इस पर गहरी नजर रखे हुए थे। शैंग शिनसियाई अभी तक यंग मास्टर नहीं बनी थी, लेकिन वो पहले से हाईयूज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। इस दुनिया में समझौते करने पड़ते थे। शैंग क्लैन के हाई अप्स का हिस्सा बनने के लिए राजनीतिक भंवर में फंसने से बचा नहीं जा सकता था। क्या मुझे शान चीवे का इनविटेशन चुनना चाहिए? आखिरकार वो बैटल स्टेज की इंचार्ज है और हमारे बाद के प्लान्स में बहुत मदद करेगी। शैंग शिनसियाई ने अपनी बात रखी। फैंग युआन ने अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि 9 इन्विटेशंस हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। शैंग क्लैन यंग मास्टर्स में सबसे बड़ी शक्ति शैंग क्यू न्यू की है, जो पहली पत्नी का सबसे बड़ा बेटा है और इसलिए उसके पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा गठ शैंग पुलाव, शैंग सुंगनी और शांग बाइशी का गठबंधन है। ये गुट अभी लाइमलाइट में है। तीसरा गठ शैंग चाओ फंग और शांग फूशी का गठबंधन है, जो अभी अपने समय का इंतजार कर रहे हैं। बाकी सब में शांग चीवे को कोई एम्बिशन नहीं है, जबकि शांग पाइजू बहुत ज्यादा खेल कूद में रहता है। शिनसियाई, शांग क्लैन सिटी में तुम्हारी फाउंडेशन बहुत कमजोर है। अगर तुम्हें चुनना है तो अपनी कमजोरी को दूर करने के लिए इन 3 गुटों में से एक को चुनना होगा। जहां तक शांग चीवे की बात है, तुम उस चुनो या ना चुनो, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी बात थी। शैंग शिनसियाई की ये चमक उठी जब उसने सुना। फैंग युआन की बातें सुनकर उस लगा जैसे उसके आसपास का कोहरा छट गया है और वो साफ आसमान देख रही है। जो दुविधा वो पहले महसूस कर रही थी वो दूर हो गई। उसने थोड़ा सोचा और अपना फैसला किया। उसने तीसरे गट शैंग चाओ फंग का इनविटेशन चुना। 3 गुटों में से पहला और दूसरा गुट एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर मैं उनमें से एक को चुनती हूं तो मैं जरूर दूसरे को नाराज करूंगी। बेहतर है कि मैं तीसरे गुट को चुनूं और इस राजनीतिक भंवर में प्रवेश करूं, लेकिन इससे दूर रहूं। शैंग शिनसियाई ने फैंग युआन को समझाया। शैंग शिनसियाई अपनी तेज बुद्धि से तुरंत समझ गई। फैंग युआन इस पर खुश था, लेकिन उस थोड़ी विडंबना भी महसूस हुई। अपनी पिछली जिंदगी में शांग चाओ फंग और शांग शिनसियाई ने शांग क्लैन लीडर के पद के लिए लड़ाई की थी। ये सोचना कि इस जिंदगी में ये दोनों कट्टर दुश्मन मिलकर साथ चलने का फैसला करेंगे। चैप्टर 327 ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड शिन कीज ब्रिलियंस। छोटा भाई यहां बड़े भाई के नाम टोस्ट करता है। शैंग की फैन खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए शराब का प्याला उठाते हुए अपनी पीठ झुकाई। हॉल में हर तरफ शानदार रोशनी थी। गाना और नाच का प्रदर्शन हो रहा था और पारंपरिक संगीत सबके कानों में गूंज रहा था। हर कोई दावत का आनंद ले रहा था और माहौल जोश से भरा हुआ था। अच्छा, शैंग क्यू न्यू मुख्य आसन पर खड़ा था। उसने शांग यी फैन की तरफ शराब का प्याला उठाया और एक ही घूंट में शराब पी गया। शैंग क्यू एनआईयू के सलाहकार ने कहा, मास्टर यी फैन, यंग मास्टर क्यू न्यू की दावत में शामिल होने का फैसला करना निश्चित रूप से एक समझदारी भरा फैसला है। चिंता ना करें, मेरे यंग मास्टर आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। बड़े भाई क्यू एनआईयू हमेशा से मेरे रोल मॉडल रहे हैं। सच कहूं तो मैं हमेशा से बड़े भाई के करीब आना चाहता था और आपके नीचे बहुत कुछ सीखना चाहता था। शैंग यी फैन मुस्कुराया। शैंग क्यू न्यू मौजूदा यंग मास्टर्स के बीच पहले बड़े गुट का प्रमुख था और उसके शांग यी फैन की मां के परिवार से गहरे रिश्ते थे। अगर शांग शिनसियाई शैंग क्यू न्यू की तरफ चुनती तो यूज शैंग यी फैन द्वारा जरूर किनारे कर दिया जाता। हालांकि शैंग क्यू न्यू ने पहले हाई शांग शिनसियाई को एक आमंत्रण भेजने की पहल की थी। अगर शांग शिनसियाई आती तो वो जरूर खुश होता। क्यों? क्योंकि शांग शिनसियाई की तरफ फैंग और बाइदर डू महान रैंक 4 एक्सपर्ट्स। ये कुछ ऐसा था जो किसी और यंग मास्टर के पास नहीं था और कई लोग इससे जलते थे। यंग मास्टर, मातेहट ने पूछताछ की है, वो शांग शिनसियाई गई है। इस पल एक गू मास्टर हॉल में दाखिल हुआ और कमर झुकाए हुए शैंग क्यू एनआईयू के कान में धीरे से बोला। जानकारी मिलते हाई शैंग क्यू न्यू की नजर थोड़ी उदास हो गई। शैंग की फैन ने सावधानी से शैंग क्यू एनआईयू के चेहरे के भाव देखे और सोचा, लगता है शांग शिनसियाई ने बड़े भाई के गुट को नहीं चुना। क्या वो शैंग पुलाव के गुट में चली गई? शैंग क्यू न्यू ने पहले ही बहुत कुछ अनुभव कर लिया था, इसलिए उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर साफ नहीं दिख रही थी। उसके चेहरे पर कोई बदलाव भी नहीं था, इसलिए शांग यी फैन बिना किसी सुराग के सिर्फ अंदाजा लगा सकता था। हालांकि थोड़ी देर बाद शांग यी फैन को भी खबर मिल गई।
शैंग शिनसियाई ने शांग चाओफंग की फेस्टिवल दावत में शामिल होने का आमंत्रण स्वीकार कर लिया था। इसका मतलब था कि उसने शांग चाओफंग के गुट को चुना था। खबर मिलते हाई शैंग की फैन अंदर ही अंदर खुश हुए बिना नहीं रह सका। शांग चाओफंग और शान फूशी शायद तीसरा गुट हों, लेकिन अन पर शुरुआत से ही दबाव है। वो बड़े भाई क्यू न्यू का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? ए फ्लैट, मेरे पास यंग मास्टर का पैड लेने का और भी ज्यादा मौका है। हालांकि बूढ़े प्रबंधक ज़ैंग ने अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा गंभीर था। मास्टर, यंग मास्टर क्यू न्यू का गुट और यंग मास्टर पुलाव का गुट एक लड़ाई में उलझे हुए हैं। मुझे डर है कि मास्टर द्वारा शांग शिनसियाई से निपटने के लिए यंग मास्टर क्यू न्यू की मदद लेने की संभावना बहुत ज्यादा नहीं है। इस नाजुक मोड़ पर यंग मास्टर क्यू न्यू एक और दुश्मन बनाने का जोखिम नहीं उठा सकते। शांग शिनसियाई का चुनाव चतुराई भरा है। उसने राजनीतिक भंवर से बचकर फिलहाल के लिए किनारे से देखने में कामयाबी हासिल की है। जब तक दोनों गुट अपने मसले सुलझा लेंगे, यंग मास्टर पैड के लिए मुकाबला पहले ही खत्म हो चुका होगा। शांग शिनसियाई के पास 2 महान रैंक 4 एक्सपर्ट्स हैं। वो जिस भी गुट को चुनेगी, वो उस खुशी से स्वीकार करेगा और गठबंधन करेगा। यंग मास्टर शांग चाओफंग निश्चित रूप से उसकी मदद करेंगे। बूढ़े प्रबंधक ज़ैंग ने स्थिति का एक तीक्ष्ण विश्लेषण किया। इसका मतलब यह है कि भले हाइमेन शैंग क्यू एनआईयू के गुट में शामिल हो गया, मैं फिर भी शांग शिनसियाई से निपट नहीं सकता। शैंग की फैन का चेहरा बदसूरत हो गया। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि हम शांग क्यू न्यू की ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बूढ़े प्रबंधक ज़ैंग ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाई। हालांकि शांग शिनसियाई की समस्या भी छोटी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास अभी भी सक्षम लोगों की कमी है। मैंने सुना है कि वो जो क्वान को भर्ती करने की कोशिश कर रही है। HMPH, ये कैसे हो सकता है? बूढ़ा प्रबंधक हंसा और आगे बोला, जो क्वान कभी एक क्लैन लीडर था, वो घमंडी और अहंकारी है, और उसकी क्षमता मुझसे 10 गुना है। ऐसे आदमी के लिए इस अनुभवी छोटी लड़की के साथ जुड़ना कैसे संभव होगा? मैंने पहले ही लोगों को चुपके से हर तरह की अफवाहें और निंदा फैलाने के लिए लगा दिया है। जो क्वान अपनी प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखता है, और अफवाहों ने उस पहले हाई शांग शिनसियाई से जुड़ने से रोक दिया है। शांग शिनसियाई चुपके से जो क्वान को भर्ती करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा करने में विफल होने पर वो अपनी बहुत सी प्रतिष्ठा खो देगी और उसे एक नुकसानदायक शुरुआत मिलेगी। वो शायद हंसी का पात्र भी बन जाए। ही। जब वो अपनी बात के अंत तक पहुंचा, प्रबंधक जू बुरी तरह से हंसने लगा। शांग चाओफंग का स्टडी रूम सरल ढंग से सजा हुआ था। वहां एक चौड़ी पत्थर की मेज और चौड़ी पीठ वाली पत्थर की कुर्सियां थीं जो एक गंवार और मजबूत आभा दे रही थी। जैसे हाई शांग की फैन और बूढ़े प्रबंधक ज़ैंग बात कर रहे थे, शांग चाओफंग शांग शिनसियाई के साथ फैंग युआन और बाइनिंग बिंग भी कुछ चर्चा कर रहे थे। ये चर्चा कुछ देर से चल रही थी। सच कहूं तो शांग चाओफंग शांग शिनसियाई के उसके गुट में शामिल होने से थोड़ा हैरान था। उसने सोचा था कि शांग शिनसियाई शैंग क्यू न्यू या शान पुलाव के गुट में शामिल होगी। उसका अपना गुट सिर्फ तीसरे स्थान पर था और वो अभी सिर्फ किनारे से देख रहे थे जबकि अपनी शक्ति जमा कर रहे थे। आम समय में वो बहुत लो की रहते थे और जब कोई समस्या या विवाद होता था तो पीछे हटने का विकल्प चुनते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो शांग शिनसियाई की रुचि प्राप्त कर सकते हैं। शांग शिनसियाई की कल्टीवेशन सिर्फ रैंक 1 पर थी, जबकि उसकी एप्टीट्यूड और भी खराब थी और शांग क्लैन सिटी में उसकी लगभग कोई नींव नहीं थी। हालांकि उसके पास फैंग युआन और बाइनिंग बिंग थे। यह 2 महान रैंक 4 शक्तियां थीं। यहां तक कि शांग यानफी जब एक यंग मास्टर था, तब भी उसके पास ऐसे एक्सपर्ट्स नहीं थे। अपने नीचे 2 ऐसे एक्सपर्ट्स रखने की क्षमता के कारण कोई भी यंग मास्टर ऐसा नहीं था जो जलन महसूस ना करता हो। शांग चाओफंग ने भी स्वाभाविक रूप से अंदर शांग शिनसियाई की किस्मत पर आ भरी थी। ए फ्लैट, अगर वो शांग शिनसियाई को स्वीकार करता है, तो वो परोक्ष रूप से फैंग और बाई की मदद प्राप्त कर सकता है। ये एक ऐसा लालच था जिसे शांग चाओफंग इनकार नहीं कर सकता था। स्टडी में माहौल सौहार्दपूर्ण था। अभी थोड़ी देर पहले हुई बातचीत में शांग चाओफंग ने पहले हाई यंग मास्टर मुकाबले में शांग शिनसियाई को पूरे दिल से समर्थन करने का अपना इरादा व्यक्त कर दिया था। बहन शिनसियाई, तुमने पहले हाईगू वॉर्म्स बेचकर 3 लाख प्राइमेवल स्टोन्स कमा लिए हैं। हम कह सकते हैं कि तुम अभी सबसे ऊपर हो, लेकिन सिर्फ 3 लाख काफी नहीं है। तुम आगे क्या करने की योजना बना रही हो? शांग चाओफंग ने फिर जोड़ा, बस बोलो और मैं अपनी पूरी क्षमता से तुम्हारी मदद करूंगा। शांग शिनसियाई ने फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। फिर उसने ईमानदारी से कहा,
मैं बड़े भाई चाओ फैंग से नहीं छुपाऊंगी, मेन इन्फॉर्मेशन जमा करने का बिजनेस करने की सोच रही हूं। इन्फॉर्मेशन जमा करने का बिजनेस? शांग चाओ फंग ने अपनी भुहें उठाए बिना नहीं रह सका। हाँ, शांग शिनसियाई ने अपनी योजना विस्तार से समझाना शुरू किया। कौन जानता था कि शांग चाओ फंग का चेहरा बदल जाएगा और सुनने के बाद वो अपना सिर हिलाएगा। तुम बैटल स्टेज के बारे में इन्फॉर्मेशन जमा करने का बिजनेस करना चाहती हो? ये ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। उसने 2 बार ठीक नहीं है कहा, शांग शिनसियाई की योजना के प्रति अपनी स्पष्ट असहमति व्यक्त करते हुए। इसमें क्या गलत हो सकता है? कृपया मुझे सिखाएं बड़े भाई चाओ फैंग, शांग शिनसियाई ने एक सच्चे स्वर में कहा। शिनसियाई, मैं तुमसे इस योजना को बदलने का आग्रह करता हूं। तुम एक नई हो और इसलिए तुम्हें इसके बारे में साफ नहीं पता, ये समझने योग्य है। तुम्हें बैटल स्टेज से बेवजह टकराना नहीं चाहिए। शांग चाओ फंग ने एक भरी और आगे कहा, शांग क्लैन सिटी का बैटल स्टेज दूसरे क्लान्स के बैटल स्टेज से अलग है। यहाँ डिमोनिक गू मास्टर्स हमारे शांग क्लैन के बहरी एल्डर्स बैन सकते हैं। ये हमारे शांग क्लैन की एक विशेष नीति है और हम इससे कई प्रतिभाएं प्राप्त करने में सफल रहे हैं। वर्तमान में शांग क्लैन में 5 महान एल्डर्स हैं, जिनमें से 3 बहरी एल्डर्स हैं। हालांकि इस नीति के फायदे और नुकसान दोनों हैं। जितने ज्यादा फायदे, उतनी ही ज्यादा गड़बड़ी की संभावना। बहरी एल्डर्स हमारे शांग क्लैन के हायर अप्स हैं और अगर इसके जरिए कोई समस्या अंदर आ जाती है तो ये हमारे शांग क्लैन के लिए एक बड़ी आपदा होगी। डेमोनिक गू मास्टर्स आखिरकार डेमोनिक गू मास्टर्स हैं और भले ही वो बदलकर राइचस बन जाएं, उनकी वफादारी पर अब भी सवाल उठाया जा सकता है। साथ ही डेमोनिक गू मास्टर्स के अलावा वहां अनजाने इरादों वाले राइचस पाथ क्लान्स भी हैं। इसलिए शांग क्लैन का बैटल स्टेज वो जगह है जिसे हमेशा से शांग क्लैन के हाई अप्स द्वारा सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। एक बार एक यंग मास्टर को अचानक बैटल स्टेज के मैचेस के लिए एक सट्टेबाजी घर शुरू करने का विचार आया। नतीजा ये हुआ कि उसने सट्टेबाजी घर खोलने के सिर्फ 2 दिन बाद 5 लाख प्राइमेवल स्टोन्स कमा लिए। हालांकि तीसरे दिन सट्टेबाजी घर बैंड कर दिया गया और यूएस यंग मास्टर को पैड से हटाकर निकाल दिया गया। ये सबसे अच्छी चेतावनी है जो दिखाती है कि बैटल स्टेज को बेवजह नहीं छुआ जा सकता। शांग चाओ फंग ने एक ऐसी कहानी सुनाई जो सिर्फ अंदर के लोगों को पता थी। ये जानकारी कुछ ऐसी थी जो फैंग युआन, बाइनिंग बिंग और शांग शिनसियाई नहीं जानते थे। फैंग युआन के पास शायद अपनी पिछली जिंदगी की यादें हों, लेकिन शांग क्लैन के आंतरिक मामलों के बारे में इस छोटी सी ऐतिहासिक घटना के बारे में ना जानना आम बात थी, खासकर जब इसे इतनी जल्दी बैंड कर दिया गया था। बैटल स्टेज एक वर्जित क्षेत्र था। अस यंग मास्टर ने इस जगह को छुआ और अपनी यंग मास्टर की पदवी खो दी और यूज क्लैन से भी निकाल दिया गया। वर्तमान में शांग शिनसियाई अभी तक एक यंग मास्टर नहीं थी, लेकिन उसके पास बैटल स्टेज के प्रति एक योजना थी। इसने शांग चाओ फंग को यह एहसास दिलाया कि अज्ञानता सचमुच आनंदमयी होती है। शिनसियाई, तुम्हारी योजना एक नया दृष्टिकोण है और तुमने इसके बारे में ठीक से सोचा है। अगर यह हो गया तो तुम निश्चित रूप से हर दिन बड़ी मात्रा में मुनाफा कमाओगी। हालांकि इसकी संभावना बहुत कम है। अपने खुद के भविष्य के प्रोस्पेक्ट्स को मजाक मत बनाओ। मैं गू बैटल जोन का इंचार्ज हूं और तुम्हारा 13वां भाई ऑक्शन साइट्स का इंचार्ज है। तुम इस क्षेत्र में हमारी मदद कर सकती हो और शांग यीफान के साथ बराबरी कर पाओगी। शांग चाओ फंग ने नरमई से समझाया। शांग शिनसियाई चुप थी। बाइनिंग बिंग ने अपनी भुहें सिकोड़ ली। फैंग युआन के होठों के कोने एक मुस्कान में मुड़ गए और वो बोलने ही वाला था, लेकिन शांग शिनसियाई पर एक नजर डालने के बाद उसने अपना फैसला बदल दिया और जो शब्द उसके गले से निकलने ही वाले उन्हें निगल गया। एक पाल के लिए स्टडी रूम में माहौल भारी हो गया था। काफी देर तक गहरे सोच विचार के बाद शांग शिनसियाई अचानक मुस्कुराए। बड़े भाई चाओ फैंग, बैटल स्टेज के बारे में मेरा एक अलग दृष्टिकोण है। ये करना बिल्कुल लायक है? शांग चाओ फंग ने तेवर चढ़ाए और अपनी नजर शांग शिनसियाई पर टिका दी। शांग चाओ फंग की नजर के दबाव में शांग शिनसियाई उल्टा मुस्कुराई और अपना आत्मविश्वास भरा रूप दिखाया। उसने आगे कहा, पिछला यंग मास्टर सट्टेबाजी घर खोलने के बाद असफल रहा। वो आग की तरफ खींचने वाले पतंगे जैसा था और अपनी बर्बादी ढूंढ रहा था। उसकी सजा सिर्फ क्लैन से निकाल दिया जाना था। इसे हमारे शांग क्लैन की तरफ से दयालु माना जा सकता है। क्यों? स्टडी में सिर्फ शांग शिनसियाई की NARM आवाज गूंजती रही। जैसा कि बड़े भाई चाओ फंग ने कहा, हमारे शांग क्लैन का बैटल स्टेज अत्यंत महत्वपूर्ण है और हायर अप्स द्वारा इसकी अत्यंत सुरक्षा की जाती है। बैटल स्टेज के लिए एक सट्टेबाजी घर खोलकर बड़ी रकम कमाना पर्दे के पीछे से बैटल स्टेज के नतीजे में हेरा फेरी करने वाले लोगों को जन्म देगा।
ये शांग क्लैन की बहरी एल्डर नीति को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ऐसा लगता है कि सट्टेबाजी घर से भरी मुनाफा कमाया जा सकता है, लेकिन शांग क्लैन के बैटल स्टेज के लिए ये एक बहुत बड़ा कीड़ा है। शांग क्लैन के फायदों को कुर्बान करके अपनी जेब भरना, ऐसे कार्यों को निश्चित रूप से खत्म करने की जरूरत है और तभी बैटल स्टेज परिपक्व होता रहेगा। शांग चाओफंग लगातार अपना सिर हिलाता रहा। शांग शिनसियाई के शब्द तीक्ष्ण थे और उनमें एक ऐसी आभा थी जो लोगों को अन पर विश्वास करने पर मजबूर कर देती थी। लेकिन मैं जो इन्फॉर्मेशन बिजनेस करना चाहती हूं, उसकी प्रकृति सट्टेबाजी घर से बिल्कुल अलग है। मैं जानती हूं कि शांग क्लैन का सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन संगठन फंग यू मैनर हमेशा से बैटल स्टेज पर डेमोनिक गू मास्टर्स की जांच करता रहा है। उन्हें ठीक से जांच करनी चाहिए, ये जानने के लिए कि क्या इन डेमोनिक गू मास्टर्स के इरादे बुरे हैं। हालांकि ये जांच गुप्त रूप से की जाती है और कभी खुलेआम नहीं। क्यों? ही इसलिए क्योंकि ज्यादातर डेमोनिक गू मास्टर्स अविश्वास, संदेह और यहां तक कि अत्यधिक संदेह से भरे होते हैं। वो साल भर खतरे में रहते हैं, एक ऐसी स्थिति में जहां उनकी जान एक धागे से लटकी होती है। इसलिए उन पर मानसिक दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो थोड़ा भी आराम नहीं कर सकते। और अगर शांग क्लैन सिटी आने के बाद उनकी जांच की जाती, तो वो निश्चित रूप से बुरा प्रतिक्रिया देते और नफरत से भर जाते। अगर शांग क्लैन और भी ज्यादा और बेहतर प्रतिभाओं को आकर्षित करना चाहता है, तो वो स्वाभाविक रूप से खुलेआम जांच नहीं कर सकते। हालांकि जांच न करना और भी असंभव है और क्लैन शांत नहीं रह सकता। इस स्थिति में मेन इन्फॉर्मेशन जमा करने का बिजनेस करने जा रही हूं। मैं हर गू मास्टर की सामान्य शक्ति, गू वॉर्म्स और युद्ध उपलब्धियों की जांच करूंगी और इस जानकारी को बेचूंगी। साथ ही मैं महत्वपूर्ण मैचेस के नतीजों का अनुमान लगाने और एक रैंकिंग बनाने के लिए एक्सपर्ट्स और अथॉरिटीज से अनुरोध करूंगी। यह बैटल स्टेज में भाग लेने वाले गू मास्टर्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होगी। कई गू मास्टर्स एक बहरी एल्डर का पैड प्राप्त करना चाहते हैं और वो और अधिक प्रसिद्धि की उम्मीद करते हैं और अपनी नाम रैंकिंग्स पर देखना भी चाहते हैं। ये जानकारियां स्वाभाविक रूप से गुप्त मामलों को नहीं छुएगी और सिर्फ गू मास्टर्स द्वारा दिखाई गई शक्ति का एक सारांश और तुलना होंगी। बैटल स्टेज पर डेमोनिक गू मास्टर्स के लिए ये एक बड़ी मदद होगी। साथ ही इससे शांग क्लैन को बैटल स्टेज पर अपनी पकड़ और भी मजबूत करने में मदद मिलेगी। मुझे लगता है मेरे लॉर्ड फादर इससे निश्चित रूप से खुश होंगे। वो ऐसी चीज को क्यों दबाएंगे? शांग शिनसियाई ने अपना कारण समझाकर खत्म किया और मुस्कुराते हुए शांग चाओफंग की तरफ देखा। इस पल उसकी ईर्ष्या, बुद्धि और आत्मविश्वास से चमक रही थी, असीम शोभा का प्रदर्शन कर रही थी। बाइनिंग बिंग की भुएं भी शांत हो गई थी। ये हुई ना बात। फैंग युआन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। शांग चाओफंग ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, हक्का बक्का होकर शांग शिनसियाई को देखते हुए। कई सेकंड्स के बाद वो होश में आया और उसकी तारीफ और प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। बहुत अच्छा कहा, तुम्हारा विश्लेषण शानदार है। बहन शिनसियाई, तुम्हारे पास सचमुच एक अनोखा नजरिया है, एक शुद्ध दिल और आत्मा। मैं तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। मैं इस बिजनेस के लिए निश्चित रूप से अपनी पूरी शक्ति से तुम्हारी मदद करूंगा। ए फ्लैट, तुम्हारे पास लोगों की कमी है, मैं तुम्हें अपनी तरफ से लोग दे सकता हूं। तुम जितने चाहो उतने ले सकती हो। शांग शिनसियाई ने अपना सिर हिलाया। धन्यवाद बड़े भाई चाओफेंग, लेकिन मैंने मैनपावर के मामले में पहले ही अपना फैसला कर लिया है। शांग चाओफंग ऊपर से तो लोगों को भेजकर शांग शिनसियाई की मदद करना चाहता था, लेकिन असल में वो इस इंफॉर्मेशन गैदरिंग बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए अपने लोगों को रखना चाहता था और शांग शिनसियाई पर अपना कंट्रोल भी मजबूत करना चाहता था। हालांकि शांग शिनसियाई ने इसे तुरंत समझ लिया और शालीनता से माना कर दिया। हर मदद अच्छे इरादों से नहीं आती, लेकिन शांग चाओफंग इसे छोड़ने को तैयार नहीं था। जिस इंफॉर्मेशन गैदरिंग बिजनेस से वो पहले इतना बच रहा था, वो अब एक अमीर खजाना बन गया था। उसने समझाना जारी रखा, बहन शिनसियाई, मैं जानता हूं कि तुम हाल ही में झू क्वान को भारती करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन ये आदमी बहुत घमंडी और तिरस्कारपूर्ण है। शांग क्यून्यू ने पहले खुद उस भारती करने की कोशिश की थी, लेकिन उस माना कर दिया गया था और यहां तक कि यूस इन शब्दों से डांटा भी गया था। एक अनुभवी अनाभिजना युवक मुझे भारती करने की हिम्मत करता है, 100 साल के आदमी को? जो क्वान अब 100 साल से ज्यादा का हो चुका था और वो खुशी से किसी के अधीन नहीं होगा, खासकर एक जूनियर के। शांग चाओफंग शांग शिनसियाई के जो क्वान को भारती करने के बारे में आशावादी नहीं था। जो क्वान में क्षमता थी और इसके लिए मान्यता भी मिली थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा अहंकारी था। एक कदम पीछे हटकर कहते हैं कि तुमने झू क्वान को भारती कर लिया। एक आदमी क्या कर सकता है? तुम्हारे पास अभी भी मध्यम और निचले स्टार के अधीनस्थ नहीं है।
इन लोगों में भी कुछ क्षमता होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण ये कि वो तुम्हारे प्रति वफादार होने चाहिए। ऐसी शक्ति स्थापित करने में समय लगता है, एक लंबा समय। ऐसे अधीनस्थों के साथ जिन पर तुम विश्वास नहीं कर सकती, भले ही तुम ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग बिजनेस करो, ये शांग की फैन द्वारा नाश किया जा सकता है और वो तुम्हारे लाभ भी चुरा सकता है। शांग चाओफंग के अपने इरादे हो सकते थे, लेकिन उसके शब्द बहुत तर्कसंगत थे। ये सुनकर शांग शिनसियाई की खूबसूरत भुएं सिकुड़ने से नहीं रह सकी। इसके बारे में यंग मास्टर चाओफंग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही एक प्लान है। इस समय फैंग युआन अचानक बोला। चैप्टर 328 ईटिंग विल बी ईटिंग। ऐसी बात है, शांग चाओफंग ने रूखेपन से जवाब दिया। फैंग युआन ने खुद शांग शिनसियाई के लिए उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, वो उन्हें मजबूर नहीं कर सकता था। फैंग युआन ने जू कई बेई को हराया था, उसके पास रैंक 3 पीक स्टेज कल्टिवेशन थी, लेकिन उसकी असली लड़ने की शक्ति रैंक 4 थी। साथ ही उसके पास पर्पल थॉर्न टोकन था और वो शांग क्लैन में एक सम्मानित अतिथि था। इन सब के कारण शांग चाओफंग पहले से ही फैंग और बाई के प्रति सद्भावना दिखा रहा था, लेकिन वो दिल ही दिल में हंस रहा था। HMPH एक फोर्स बनाने की कोशिश, इसमें वक्त लगता है, वो तुरंत कैसे सफल हो सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं उन्हें गलतियों से सीखने दूंगा। जब वो फेल हो जाएंगे, मैं आकर उनकी मदद करूंगा, तब मैं और भी ज्यादा कमा सकूंगा। शांग चाओफंग सोच रहा था, लेकिन वो अभी भी गर्माजोशी से मुस्कुराया। दोनों ने कुछ देर और चर्चा की, फिर शांग चाओफंग ने शांग शिनसियाई और बाकियों को खुद बाहर तक छोड़ा। बहरी लोगों के लिए ये एक साफ राजनीतिक संकेत था। शांग चाओफंग को अलविदा कहने के बाद शांग, फैंग और बाई सड़कों पर चलने लगे। आज ऑस्पिशियस फेस्टिवल था, ज्यादातर दुकानें बैंड थी और सड़क के दोनों तरफ कतारों में छोटे अस्थायी स्टॉल्स लगे थे। आओ आओ आओ, खट्टी मीठी टॉफियां। मैं बताता हूं, ये पुराना जड़े मेरे पूर्वजों से मिला है। चावल बेच रहा हूं, चावल बेच रहा हूं, 5 सुगंध तेल वाले चावल का एक बाग आधे प्राइमीवल स्टोन में। छोटे स्टॉल्स एक के बाद एक लगे हर तरह की चीजें बेच रहे थे। दोनों कतारें जहां तक नजर जा सकती थी, फैली हुई थी। लोग चीजें खरीदने की कोशिश में धक्का मुक्की कर रहे थे, जबकि कुछ लोग घेरा बनाकर देख रहे थे, कुछ लोग सौदा कर रहे थे और कुछ इधर उधर देख रहे थे। ऑस्पिशियस फेस्टिवल साल में एक बार होता था, चाहे वो फैंग युआन हो, बाइनिंग बिंग या शांग शिनसियाई, वो इससे अनजान नहीं थे। दिन गिनते गिनते हम शांग क्लैन सिटी में लगभग 3 साल से हैं। शांग शिनसियाई ने अचानक एक भावुक लहजे में कहा। पिछले कुछ सालों में बहुत कुछ हुआ है। उसने आह भरते हुए कहा, अगर ये पहले होता तो मैंने कभी नहीं सोचा होता कि मैं शांग क्लैन लीडर की बेटी बनूंगी। आगे शांग शिनसियाई ने फैंग युआन की तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराते हुए, अपने सफेद दांत दिखाते हुए। अगर भाई ही तू नहीं होते तो मैं यहां तक नहीं पहुंच पाती। फैंग और बाई के प्रति शांग शिनसियाई हमेशा अत्यंत आभारी महसूस करती थी। बाइनिंग बिंग ने बिना कुछ कहे देखा, उसकी ऊँट के कोने फड़क रहे थे। हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पिता मशहूर शांग यानफी होंगे, लेकिन ये किस्मत थी कि मैंने तुम्हें बचाया। लोग आते जाते रहते हैं, ये इस दुनिया में स्वाभाविक है। फैंग युआन ने आगे देखते हुए जवाब दिया। शांग शिनसियाई का चेहरा बदल गया, वो उसका मतलब समझ गई। भाई ही तू, आप शांग क्लैन सिटी छोड़ने जा रहे हैं? सही कहा, जल्द ही मुझे बाइनिंग बिंग के साथ शांग क्लैन सिटी छोड़ना होगा, सैंचा माउंटेन की तरफ। फैंग युआन ने कहा। शांग शिनसियाई ने अपने दांत पीस लिए, वो उस रुकने के लिए कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उसने नहीं कहा। उसने फैंग युआन के साथ बहुत समय बिताया था, हालांकि उन्होंने इस बारे में कभी बात नहीं की थी। वो उसके दिल में एम्बिशंस को महसूस कर सकती थी। इस आदमी का एम्बिशन बहुत बड़ा था, शांग क्लैन सिटी जैसी जगह उस रोक नहीं सकती थी। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरे जाने से पहले मैं तुम्हें एक यंग मास्टर बनाऊंगा और ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम वहां सुरक्षित बैठो। फैंग युआन हंसा। चलो, मैं तुम्हें कुछ सबॉर्डिनेट्स भर्ती करने ले चलता हूं। आज हम तुम्हारी भविष्य की फोर्स की नींव पूरी करेंगे। क्या भाई ही तू, आपके पास पहले से ही आदर्श उम्मीदवार हैं? शांग शिनसियाई ने हैरानी से पूछो। एक फोर्स का गठन करने में बहुत लंबा समय लगता है। वफादार सबॉर्डिनेट्स प्राप्त करने में सालों की परवरिश लगती है। फैंग युआन के लहजे से शांग शिनसियाई को लगा कि वफादार और सक्षम सबॉर्डिनेट्स गोभी की तरह हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। किस आधार पर वो इतना आत्मविश्वासी और निश्चिंत था? सिर्फ शांग शिनसियाई हाय नहीं, यहां तक कि बाइनिंग बिंग भी उत्सुक थी।
बस मेरे पीछे आओ। फैंग युआन आगे चल पड़ा, रास्ता दिखाते हुए। कई मोड़ और घुमाव के बाद वो आखिरकार एक छोटी सी गली में पहुंचे। एक लैंटर्न की दुकान और एक रेशम की दुकान के बीच एक छोटा सा स्टॉल था। फैंग युआन इस स्टॉल के सामने की तरफ चला गया। स्टॉल के पीछे एक जवान आदमी लेटा हुआ था। इस जवान आदमी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए वो दीवार से टेक लगाए हुए था। उसकी ऊँगली आधी बैंड थी, एक बेहोशी की हालत में था और उसका रंग भी पीला पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो नशे में हो और पूरी तरह से जिंदगी से हार चुका हो। क्या ये जवान आदमी वही इंसान है जिसे भाई ही तू ढूंढ रहे हैं? शैंग शिनसियाई ने विश्लेषण किया। बाइनिंग बिंग ने अपनी तेज प्रवृत्ति का इस्तेमाल करके इस आदमी का आकलन किया। हालांकि वो एक गू मास्टर था, लेकिन उसके पास सिर्फ रैंक 1 मिडिल स्टेज कल्टिवेशन थी। उसके रूप से वो अब जवान नहीं था, लेकिन सिर्फ इतनी कल्टिवेशन थी, ये बहुत दयनीय था। ही भाई, आप क्या खरीदना चाहते हैं? ओ लॉर्ड फैंग जेंग। जवान आदमी ने लोगों को महसूस किया और अपनी एंग खोली, लेकिन अपनी बात आधी ही कहकर वो हैरान और घबरा गया। फैंग युआन एब्शांग क्लैन सिटी में एक मशहूर व्यक्ति था। अपना रूप छुपाए बिना कई लोग उस पहचान सकते थे। लॉर्ड बाई निंग बिंग। तुरंत बाद उसने बाई निंग बिंग को पहचान लिया और वो हकला गया। हालांकि वो शांग शिनसियाई को नहीं जानता था, लेकिन उसकी गू मास्टर आभा और उसके खूबसूरत रूप से वो चकित रह गया। ये 10 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, मैं यहाँ सब कुछ खरीद रहा हूँ, तुम अब जा सकते हो। फैंग युआन ने प्राइमेवल स्टोन्स का एक बाग फेंका। जवान आदमी के चेहरे पर खुशी और उत्साह दिखाई दिया, लेकिन अगले हाई पैल वो थोड़ा हिचकिचाया। यहाँ जो चीजें वो बेच रहा था वो उसके दादा ने छोड़ी थी। उसके अनुमान के अनुसार ये सब कचरा और बेकार चीजें थी, कुछ भी कीमती नहीं था। लेकिन क्यों लॉर्ड फैंग झेंग उन्हें खरीदना चाहते थे? क्या उनमें सच में कोई खजाना था? अगर कोई खजाना होता तो क्या उन्हें बेचकर उसका नुकसान नहीं होता? जब वो अभी सोच ही रहा था, फैंग युआन ने पहले हाई प्राइमेवल स्टोन्स उसकी तरफ फेंक दिए थे। तुम क्या सोच रहे हो? तुमने मेरी बात नहीं सुनी? HMPH, ये तुम्हारी किस्मत है कि मैं ये खरीदना चाहता हूं। तुम अब यहां से दफा हो सकते हो, अगर नहीं हुए तो तुम्हें इस जगह से जाने का मौका नहीं मिलेगा। फैंग युआन ने धमकाया। जवान आदमी डर के मारे कांपने लगा। वो हकलाते हुए कांप रहा था। लॉर्ड फैंग झेंग, आप ऐसा नहीं कर सकते। व्यवसाय में हम मर्जी पर जोर देते हैं। आप इस तरह जबरदस्ती नहीं खरीद सकते। आप एक बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं और ये शांग क्लैन सिटी है। चटाक। फैंग युआन ने यूज एक जोर का थप्पड़ मारा और वो जवान आदमी जमीन पर गिर गया। दफा हो जाओ, फैंग युआन ने घोषणा की, एक बर्फीली नजर से यूएस जवान आदमी को देखते हुए भावहीन होकर कहा। जवान आदमी अपना चेहरा पकड़े हुए भयंकर डर के नीचे कांप रहा था। उसने अपना सिर उठाकर फैंग युआन को देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसकी गहरी पुतलियों से टकराई, उसने तुरंत अपनी नजर हटा ली। वो लड़खड़ते हुए चुपचाप गली से बाहर निकल गया। भाई ही तू, शैंग शिनसियाई ने उसकी पीठ देखते हुए कहा। उसकी अंतरात्मा इसे से नहीं पा रही थी। बाइनिंग बिंग भावहीन थी, बिल्कुल अप्रभावित। शिनसियाई, मैं एक डेमोनिक गू मास्टर हूं, मेरे काम करने के अपने तरीके हैं, मैं सीधी बात पर जोर देता हूं। फैंग युआन ने एक न्यायोचित लहजे में लापरवाही से समझाया। आसपास के स्टॉल मालिकों ने उसकी तरफ देखा। उसने एक घूमती हुई नजर डाली और सबने अपनी निगाहें फेर ली, आंख मिलाने से डरते हुए। अगर ये पुराना फैंग युआन होता तो उस खुद को नियंत्रित करना पड़ता और मीठी मीठी बातें करके झूठ बोलकर स्टॉल की चीज को शांति से खरीदना पड़ता। लेकिन अब उसकी शक्ति बढ़ गई थी और उसका दर्जा बहुत ऊंचा था, इसलिए वो सबसे सीधा तरीका अपना सकता था। इससे एनर्जी और समय बचता है, तो ऐसा क्यों ना करें? राइचस पाथ के लोग अपनी प्रतिष्ठा से प्यार करते और अपनी दयालुता का दिखावा करना पसंद करते अक्सर कमजोरों के लिए अच्छे काम करते थे। लेकिन फैंग युआन राइचस नहीं था, वो डिमोनिक पाथ से था। प्राचीन काल से बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली झींगे को खाती है, ये जंगल का कानून था, योग्यतम की विजय। डिमोनिक कल्टिवेटर्स मांस और खून को चीरने, उन्हें पूरा निगलने के आदी थे, जबकि राइचस कल्टिवेटर्स मगरमच्छ के आंसू बहते हुए खाते ये दावा करते हुए कि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। कई बेवकूफ लोग उनके धोखे में आ जाते थे, या शायद वो खुद से झूठ बोल रहे थे, कठोर वास्तविकता को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। ही सच तो ये है, खाना तो खाना हाय होता है। हथियाने वाला हथियाए गए को खाता है, आक्रमण करने वाला आक्रमित को खाता है,
शक्तिशाली कमजोर को खाता है, दबाने वाला दबे हुए को खाता है, ऊपर वाले निचले स्टार वालों को खाते हैं। सभी जीवित प्राणी खाते हैं, अगर नहीं तो वो जीवित नहीं रह पाते। बस उनके खाने की आदतें अलग होती हैं। फैंग युआन ने उस स्टॉल मालिक को भगा दिया और अपना शरीर झुकाया। स्टॉल की चीजों में से एक टोकन उठाया। ये टोकन काले स्टील का बना था, बदसूरत और गंदा, आधा टुकड़ा बचा हुआ था। उस पर शब्द खुदे हुए थे, लेकिन इतने लंबे समय के बाद और अपने दूसरे आधे शरीर के बिना शब्दों को पहचानना मुश्किल था। लेकिन फैंग युआन जानता था कि यह शब्द फैन था। 300 साल पहले एक डेमोनिक गू मास्टर भरी रूप से घायल हो गया और पानी में गिर गया। आखिरकार नदी के किनारे एक जवान लड़की ने उसे बचाया। जवान लड़की बहुत दयालु थी। डेमोनिक गू मास्टर को बचाने के बाद उसने यूज छप्पर में रखा और रोज यूज खाना खिलाया। डेमोनिक गू मास्टर के ठीक होने के बाद उसकी दयालुता का शुक्रिया अदा करने के लिए उसने एक काले स्टील का टोकन बनाया जिस पर फैन शब्द खुदा था। उसने टोकन को 2 हिस्सों में तोड़ा, आधा लड़की को दिया जबकि दूसरा आधा अपने पास रखा। डेमोनिक गू मास्टर के जाने से पहले उसने लड़की को निर्देश दिया, भविष्य में अगर तुम्हें कोई मुश्किल हो तो तुम दानह्यू माउंटेन के गीकू गुफा में जा सकती हो और मुझसे मदद मांग सकती हो। तुम्हारे मरने के बाद भी ये वादा आधे टोकन के भविष्य के मालिक के लिए प्रभावी रहेगा। जवान लड़की ने उसके शब्दों को अपने दिल में उतार लिया, लेकिन 50 साल से भी कम समय में दानह्यू माउंटेन पर एक बड़ी लड़ाई हुई और ज्वालामुखी फट गया जिसने गीकू गुफा को नाश कर दिया। वो डेमोनिक गू मास्टर टाई क्लैन द्वारा पकड़ लिया गया और डेमन सप्रेशन टावर में फेंक दिया गया। ये आधा टोकन उसके बाद बेकार हो गया। ये जवान लड़की के वंशजों द्वारा आगे बढ़ाया गया क्योंकि ये डेमोनिक पाथ से जुदा था। जब जवान लड़की बुढ़ापे में मर गई, उसने अपने बच्चों को राज नहीं बताया, इस जानकारी को अपनी कब्र में ले गई। जवान लड़की के वंशजों को क्लैन से निकाल दिया गया और आखिरकार वो शान क्लैन सिटी में बस गए। जैसे जैसे वंश का पतन हुआ, वंशज प्रतिभाहीन और नालायक कई पीढ़ियों के बाद सिर्फ ये जवान आदमी बचा था। इस जवान आदमी को बचपन से बिगाड़ा गया था। उसमें एक यंग मास्टर का घमंड था और वो जुआ खेलना, शराब पीना और वेश्यावृत्ति करना पसंद करता था। उसके माता पिता के मरने के बाद वो जीने के लिए समय समय पर अपने परिवार की संपत्ति बेचकर गुजारा करता था। लेकिन एक बार ऑस्पिशियस मार्केट फेस्टिवल के दौरान उसकी जिंदगी बदल गई। 3 भाई जो डेमोनिक गू मास्टर्स यहां खरीदारी करने आए और अनायास ही स्टॉल में रखा आधा टोकन उन्हें मिल गया। चैप्टर एंड।